मैं सिर्फ आपकी पत्नी नहीं, किसी की बेटी भी हूँ और मुझे आज एक बेटी होने का फर्ज पूरे करने से कोई नहीं रोक सकता। समझे मेरी बात? इसलिए मुझे रोकने और धमकी देने की कोशिश तो तुम बिल्कुल भी मत करना। अब हटो मेरे रास्ते से। रिद्धिमा ने अपने पति अनिकेत से कहा और घर से निकलकर सीधा एयरपोर्ट पहुंच गई। इधर अनिकेत रिद्धिमा को जाता हुआ देख चुपचाप खड़ा ही रह गया, क्योंकि शादी के बाद इन 5 सालों में उसने पहली बार रिद्धिमा का ये विकराल रूप देखा था। दरअसल रिद्धिमा अपने माता पिता को लगातार फोन किए जा रही थी, लेकिन उसका फोन नहीं उठ रहा था। रिद्धिमा की मां का फोन स्विच ऑफ और पिता का फोन लगातार व्यस्त आने से रिद्धिमा का मन किसी अनहोनी की आशंका में डर रहा था। आज ऑफिस के भी किसी काम में उसका मन नहीं लग रहा था। फिर उसने थक कर ऑफिस के लंच ब्रेक में उसने अपनी मम्मी से बात करने के लिए पड़ोसी आंटी को फ़ोन लगाया, लेकिन उनका भी फ़ोन नहीं उठ रहा था। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही उसके फ़ोन की घंटी बजी। उठाकर देखा तो फ़ोन आंटी का था। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और कहा, हेलो आंटी, नमस्ते, कैसी हैं आप और घर में सब कैसे हैं? आंटी ने कहा, सब ठीक है बेटा, तू कैसी है और घर में सब कैसे हैं? अभी आई तो देखा तेरा फ़ोन आया हुआ था। रिद्धिमा ने घबराहट में कहा, हाँ मैंने फ़ोन तो किया था, यहाँ तो सब ठीक है। वो आंटी, आज मम्मी पापा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आपको पता है कुछ वो लोग कहीं गए तो नहीं है ना? प्लीज़ आंटी, क्या आप एक बार मेरी बात करा सकती हैं? आंटी ने दबी आवाज़ में कहा, हाँ सब ठीक है, कोई बात नहीं। तभी रिद्धिमा को आंटी के पीछे से उनकी बहू की आवाज़ आई, माँ जी आप सच सच क्यों नहीं बता देती? रिद्धिमा ने आंटी की बहू की आवाज़ सुनकर कहा, आंटी सच बताइए, भाभी कौन सा सच बताने के लिए कह रही हैं? तब तक फ़ोन आंटी की बहू ने लेकर कहा, रिद्धिमा माफ़ी चाहूँगी, सब ने तुम्हें सच बताने के लिए मना किया था, लेकिन मैं अब और झूठ बोलकर अपने परिवार को किसी मुश्किल में नहीं डाल सकती। दरअसल कल तुम्हारे घर में रात को कुछ चोर घुस आए थे, जिन्होंने तुम्हारी माँ को सिर में डंडे से वार किया और उनको चोट आ गई है। अंकल जी पुलिस स्टेशन गए थे चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने। कल रात से सब परेशान हैं। आज भी अंकल अस्पताल और पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे हैं। सबने आपको बताने से मना किया, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। आंटी जी की कंडीशन अभी ठीक है, लेकिन अंकल जी अकेले परेशान हो रहे हैं। माना कि हम सब यहाँ हैं, लेकिन कब तक? उन लोगों को देखकर कभी कभी लगता है काश उनके कोई बेटा होता तो वो आज यूं बेसहारों की तरह ना रह रहे होते। बात कड़वी है, पर देखो रिद्धिमा, आखिर तुम उन लोगों की इकलौती संतान हो, तो अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उन लोगों की देखभाल करो। अब बुढ़ापे में उन्हें सेवा और सुरक्षा की ज़रूरत है। रिद्धिमा की आंखों में आंसू भर गए। उसने कहा, क्या भाभी कैसी बातें कर रही हैं? वो मेरी माँ पापा हैं, उनकी बेटी अभी जिंदा है, वो कभी बेसहारा नहीं हो सकते। मैं ही उनकी बेटी भी हूँ और बेटा भी। मैं आज ही आ रही हूँ शाम तक। रिद्धिमा के कानों में भाभी की बातें शूल की भांति चुभ गई। उसकी आंखों में न जाने क्यों आज अनहोनी की आशंका में आंसू भी बहे जा रहे थे। रिद्धिमा ऑफिस से अर्जेंट छुट्टी लेकर घर के लिए निकल गई। रास्ते में उसके पापा का फ़ोन आया। वो रिद्धिमा को बात करके ऐसे जता रहे थे जैसे सब कुछ सामान्य है, लेकिन तभी रिद्धिमा ने रुधी हुई आवाज़ में कहा, क्या पापा अपनी बेटी को इतना पराया कर दिया?
आपने कि मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। अगर कल रात आप दोनों को कुछ हो जाता तो मैं खुद को जीवन भर कभी नहीं माफ कर पाती। अच्छा छोड़िए इन बातों को, बताइए माँ कैसी हैं? अब आप चिंता मत कीजिए, मैं शाम तक पहुँच जाऊँगी। पापा बोले, अभी सब ठीक है बेटा, तू ये सब जानकर खामखा परेशान होती इसलिए तुझे नहीं बताया। ठीक है पापा, मिलकर बात करती हूँ। रिद्धिमा अपने माता की इकलौती संतान थी जिसे बड़ी मिन्नतों के बाद पाया था उसके माँ पापा ने। रिद्धिमा एक आत्मनिर्भर महिला थी, लेकिन कहते हैं ना कि ससुराल में चाहे बहू नौकरी करती हो चाहे ना करती हो, ससुराल वालों को बहू का मायके वालों से लगाव रखना बिल्कुल नहीं भाता। वैसे तो सब कुछ ठीक था रिद्धिमा की ससुराल में, लेकिन जब भी बात मायके जाने की होती तो मायके के नाम से ही उसकी सास गीता जी बखेड़ा खड़ा कर देती, क्योंकि गीता जी को रिद्धिमा का मायके जाना या ज़्यादा देर फोन पर बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये सिर्फ सास की ही समस्या नहीं थी, रिद्धिमा के पति का भी वही हालत था। माँ बेटे बिल्कुल एक सी ही भाषा बोलते। परिवार में सास ससुर और रिद्धिमा अपने पति और दोनों बेटों के साथ रहती थी। गीता जी बात बात में रिद्धिमा को ताना देते हुए कहती, देख बेटा, हमने तो गलती कर दी इकलौती बेटी को अपनी बहू बनाकर, लेकिन तू भविष्य में ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मैं तो सबको यही कहती समझाती हूँ, ऐसी बहुएं सिर्फ माता पिता की ही सगी हो पाती हैं, क्योंकि उनका सारा ध्यान अपने मायके पर जो होता है। इकलौती बहू होने के कारण ये जुल्म कुछ ज़्यादा ही उस पर होते। अपने पापा से बात कर रिद्धिमा ने फ़ोन रखा और घर आई तो देखा कि अनिकेत भी घर पर ही है। अनिकेत को घर पर देखकर रिद्धिमा ने कहा, अच्छा हुआ अनिकेत, तुम ऑफिस से जल्दी आ गए। माँ जी, मैं आज अपने मायके जा रही हूँ और सोच रही हूँ माँ पापा को साथ लेकर आऊँगी इस बार। गीता जी ने कहा, ये क्या नया नाटक है तुम्हारे माता पिता का? बहू कोई ज़रूरत नहीं कहीं जाने की, समझी? वो यहाँ हमारे साथ मेरे घर में नहीं रह सकते। बहू बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी माँ के पिछले जन्म के कर्म ही अच्छे नहीं रहे, तभी तो वो एक बेटे को भी जन्म नहीं दे पाई जो बुढ़ापे में उनका सहारा बन सके। वैसे भी तुम्हारी अब शादी हो गई है तो तुम्हारा पहला फर्ज ससुराल की तरफ होना चाहिए, मायके की तरफ नहीं। अब तुम मायका भूल जाओ, समझी? तभी पीछे से रिद्धिमा के पति ने अपनी माँ का साथ देते हुए कहा, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं रिद्धिमा, जरूरत ही क्या है तुम्हें उन्हें यहाँ लाने की? तुम्हारे माँ पापा इतने भी बूढ़े नहीं हुए जो अपना ख्याल खुद ना रख सके। पागल मत बनो, क्यों तुम उन्हें यहाँ रखकर अपने और हमारे सिर पर मुसीबत खड़ी करनी चाहती हो? अगर फिर भी तुम्हें लगता है तो उनको बोलो कि एकाध नौकर रख ले, वैसे भी उन्हें पैसों की कोई कमी तो है नहीं। पति और सास की बातें सुनकर रिद्धिमा के सब्र का बांध टूट गया, क्योंकि उसको उम्मीद थी कि अनिकेत तो उसकी तरफ से बोलेगा, क्योंकि उसने तो अनिकेत से शादी ही इसी शर्त पर की थी कि वो कभी उसके माता पिता के प्रति उसके फर्ज को निभाने से नहीं रोकेगा। लेकिन हमेशा की तरह वही हुआ जो होता था। अनिकेत ने इस बार भी अपनी माँ का ही साथ दिया, लेकिन आज रिद्धिमा को अपने माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। गुस्से में रिद्धिमा ने बोला, मिस्टर अनिकेत, मैं अपने माता पिता के स्वाभिमान से समझौता नहीं करूंगी, समझे? और जो तुम मुझसे कह रहे हो, फिर तो ये बात तुम्हारे माँ बाबूजी के साथ भी लागू होती है। फिर तुम आज ही अपने माँ बाबूजी को गांव छोड़कर आ जाओ, क्योंकि इतने बूढ़े तो ये भी नहीं हुए कि वो अपना ख्याल खुद ना रख सके। और मान लो ना रख पाए तो कह दो नौकर रख लेंगे। हमारे सिर पर हमने ये मुसीबत क्यों रखी है? वैसे भी
तुम तो अपने ही माता पिता को अपने साथ नहीं रखना चाहते थे, लेकिन बाबूजी की तबीयत की वजह से मेरे मनाने पर लेकर आए। और माँ जी, मैं कब भूल जाऊँ, क्योंकि मेरी शादी आपके बेटे से हो गई है। तो मैं एक बात आप सबको याद दिला दूं कि मेरे माता पिता से ही मेरा वजूद जुड़ा है, जिसको भूलना मेरे लिए तो नामुमकिन है। जिस तरह आप लोगों ने अनिकेत को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाया है, उसी तरह मेरे माता पिता ने भी मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं खुद के बलबूते पर उनका ख्याल रख सकती हूँ। हाँ, लेकिन एक बार खुद के गिरेबान में झांक कर देखिए कि क्या अनिकेत आपकी सेवा कर पाएगा। जबान संभाल कर बात करो रिद्मा, तुम मेरे सामने मेरे माता पिता का अपमान नहीं कर सकती, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनिकेत गुस्से में चीखते हुए कहा। चिल्लाओ मत मिस्टर अनिकेत, चिल्लाना मुझे भी आता है। खुद के माँ बाप पर बात आई तो गुस्सा आ गया, क्या बात है? और मेरे माता पिता का कोई सम्मान नहीं, क्यों? क्या जान सकती हूँ मैं? जिस तरह तुम्हें अपने माता पिता के लिए बुरा लगता है, उसी तरह मुझे भी बुरा लगता है। और दूसरी बात ये, अभी जो ज्ञान तुमने मुझे दिया ना, फिर कभी किसी को मत देना, वरना लोग तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी परवरिश पर भी सवाल खड़े कर देंगे। तुम शायद अपने माता पिता के साथ ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं अपने माता पिता के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती। रिद्मा ने अपने कमरे में जाकर अपना बैग पैक कर और अपने दोनों बेटों को साथ लेकर निकलने लगी। तो सास ने कहा, रिद्मा, अगर आज तुमने मेरे घर से बाहर बिना हमारी इजाज़त के कदम निकाला तो फिर इस घर से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा। फिर पड़ी रहना जिंदगी भर अपने मायके अपने माता पिता की सेवा करती हुई, समझी? और दूसरी बात, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मेरे पोते तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएंगे। रिद्मा ने घर से निकलते हुए गुस्से में कहा, माँ जी, पहली बात कि ये घर आपका नहीं मेरा है, क्योंकि ये घर मैंने अपनी मेहनत की कमाई और अपने पिता के सहयोग से लिया है। विश्वास न हो तो अपने बेटे से पूछ लीजिए। दूसरी बात, मेरे बेटे हमेशा मेरे साथ रहेंगे, इन्हें मैं आप लोगों के साथ छोड़कर आप लोगों जैसा मतलबी नहीं बनाना चाहती। इसलिए इस घर से जाने और घर में आने के लिए मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, और ना ही मुझे इस घर में आने से कोई रोक पाएगा। और हाँ, एक बात और, आप मेरी माँ के पिछले जन्मों के कर्मों की चिंता ना करें, क्योंकि मेरी माँ को बेटे की ज़रूरत नहीं। उन्होंने अपनी बेटी को इस काबिल बनाया है कि मैं उनका ख्याल रख सकूं। उनकी बेटी ही काफ़ी है उनके लिए। वैसे अच्छा होता अगर आप एक नज़र अपने कर्मों पर भी डाल लेती तो। उसकी नज़र अनिकेत की निगाहों पर पड़ी, जो उसको गुस्से से घूर रहे थे। रिद्मा ने अपने आंसू पोंछते हुए अनिकेत से कहा, अनिकेत, भूलो मत, भले ही तुम दो बेटों के बाप हो, तुम्हारे पास बेटियां और बहनें दोनों ही नहीं, इसलिए शायद तुम्हें मेरे और मेरे पिता के दर्द का एहसास भी नहीं। लेकिन वक्त सबका आता है, समझे? कहीं ऐसा ना हो जहां आज मेरे माँ पापा खड़े हैं, कल तुम बेटे होने के बावजूद वहीं खड़े रहो। कहकर रिद्मा घर से निकलकर अपने मायके पहुंच गई। रिद्मा और बच्चों को देखकर उसके मम्मी पापा बहुत खुश हुए। अगले दिन अनिकेत भी सुबह सुबह वहां पहुंच गया। अनिकेत को देखकर रिद्मा को आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो अनिकेत यहाँ आ गए। अगले दिन रिद्मा अपने माँ पापा को अपने साथ ले जाने की जिद करने लगी। तो रिद्मा के पापा ने कहा, अनिकेत बेटा, तुम इसको समझाओ कि ये अपनी जिद छोड़ दे, हम दोनों यहाँ ठीक हैं। तब अनिकेत ने कहा, समझना रिद्मा को नहीं बाबूजी, आपको है। अगर उस रात भगवान न करे कोई अनहोनी हो जाती तो, इसलिए जिद छोड़िए और हमारे साथ चलिए। रिद्मा और अनिकेत माँ बाबूजी को मनाकर अपने साथ घर ले आए।
लेकिन रिद्धमा ने अपने माता पिता को अपने साथ घर ले जाने की बजाय वही उसी बिल्डिंग के दूसरे फ्लैट में लेकर गई। तो अनिकेत ने रिद्धमा को अकेले में बुलाकर कहा, रिद्धमा, ये सब क्या है? तुम माँ बाबूजी को घर क्यों नहीं ले चल रही? तब रिद्धमा ने कहा, देखो अनिकेत, मैं अपने माता पिता के स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकती। मैं उन लोगों के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती, ना ही उस घर में मैं उनका अपमान बर्दाश्त कर पाऊंगी। तुम्हारा और माँ जी का स्वभाव तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए एक ही बिल्डिंग में दो अलग अलग जगह रहना ही बेहतर होगा, जिससे मैं अपना काम और माँ पापा का ख्याल दोनों रख पाऊंगी। ये सब व्यवस्था मैंने पहले ही कर ली थी अपने सहेली से बात करके। इस तरह माँ पापा भी खुलकर अपने हिसाब से रह पाएंगे, वरना उनको हमारे साथ रहने में संकोच होगा और वो अपने मन की बात भी नहीं कह पाएंगे। खैर, तुम अब घर जाओ। अनिकेत ने सोचते हुए कहा, और तुम? क्या तुम भी यहीं रहोगी? देखो रिद्धमा, मुझसे गलती हो गई। मैं भूल गया था कि मैंने तुमसे शादी करने से पहले ये वादा किया था कि तुम्हें तुम्हारे कर्तव्यों को निभाने से कभी नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं उसे पूरी तरह नहीं निभा पाया। लेकिन अब आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। चलो घर चलो प्लीज। तब रिद्धमा ने कहा, अनिकेत, तुम्हें अपना वादा याद आ गया, ये अच्छी बात है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, फिर से कह रही हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी ही नहीं, अपने माता पिता की बेटी भी हूँ। इसलिए आज अभी मैं इनके साथ ही रहूँगी, क्योंकि ये जगह और घर दोनों नए हैं। सब कुछ माँ पापा के हिसाब से सेट कर लेने के बाद मैं आती हूँ। जाते जाते अनिकेत ने रिद्धमा को गले लगाते हुए कहा, रिद्धमा, काश भगवान ने मुझे भी तुम्हारी तरह एक बेटी दी होती। दोस्तों, कहानी का सार सिर्फ इतना है कि लोग जब बहू को ससुराल के प्रति फर्ज बताते हैं तो वो ये क्यों भूल जाते हैं कि एक औरत पत्नी और बहू होने से पहले किसी की बेटी भी है, जिनके प्रति भी उसके कुछ कर्तव्य हैं। और हाँ दोस्तों, जिन लोगों को लगता है कि बुढ़ापे में बेटा ही हमारा सहारा बनेगा, तो अपनी सोच बदल दे, क्योंकि अब बेटों से ज़्यादा बेटियां करती हैं, क्योंकि अधिकतर बेटियां आत्मनिर्भर हैं। और मैं विनती करती हूँ कि हर माँ बाप को अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, जिससे किसी के गुलाम बनकर नहीं, अपने बल पर अपनी मर्जी से जिए।